आइए आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम लोग समझें केमिकल काइनेटिक्स है क्या, ये किस चीज़ को, किन बातों को एक्सप्लेन करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry। फिजिकल केमिस्ट्री का वह पार्ट है which describes, जो कि एक्सप्लेन करता है the rate of chemical reactions, केमिकल रिएक्शंस के रेट को, एंड इट्स रिलेटेड आस्पेक्ट्स या कहें फैक्ट्स। केमिकल रिएक्शन के रेट को या उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जो डिस्क्राइब करता है फिजिकल केमिस्ट्री के, उस पार्ट को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नाम देते हैं। अब आइए, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स विथ इलैप्स ऑफ टाइम। केमिकल रिएक्शन का अर्थ क्या हुआ? केमिकल रिएक्शंस मीन चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स का चेंज करना इनटू प्रोडक्ट्स विथ इलैप्स ऑफ टाइम, समय के खर्च होने के साथ, इलैप्स ऑफ टाइम। मोस्टली रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स बदलते हैं प्रोडक्ट्स through formation of reaction intermediates। reaction intermediates, तो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जनरली चेंज करता है किसके थ्रू? फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसा कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वैसे शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आइसोलेट नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन के फेट को, रिएक्शन के भाग्य को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। तो रिएक्शन के क्रम में बनने वाला रिएक्टिव स्पीसीज जो कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो रिएक्शन के दौरान बनने वाले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के भाग्य को निर्धारित करता है। आइए हम लोग देखें, जैसे मीथेन का हैलोजन से रिएक्शन, मीथेन का हैलोजन से, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन,
डिफ्यूज्ड लाइट में हम लोग देखते हैं CH3Cl प्लस HCl। The reaction occurs as रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल में बदलता है। अब इसका होमोलाइसिस होता है और CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से मिलकर के CH3Cl, H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से मिलकर के HCl। हाँ, ये भी संभव है कि CH3 फ्री रेडिकल से मिलकर के इथेन बना ले, या क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर के क्लोरीन बन जाए, या H और H फ्री रेडिकल मिलकर के H2 बच जाए। तो ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका चर्चा हम लोग इस चैप्टर में आगे डिटेल से करेंगे। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में चेंज करना विथ इलैप्स ऑफ टाइम। और ये कैसे होता है? बाय रप्चर ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स and formation of new bonds for products. So reactants are changed into products. Reactants are changed into products by ब्रेकिंग या रप्चर ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स फॉर प्रोडक्ट्स। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा रेट ऑफ रप्चर ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स फॉर प्रोडक्ट्स। कितनी जल्दी से पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कितनी जल्दी से प्रोडक्ट के लिए नया बॉन्ड बनता है, इस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब आइए, किसी भी जगह हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर रेट ऑफ रिएक्शंस, rather for any expression we often use two types of expressions, एक क्वालिटेटिवली, दूसरा क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। दोनों में क्या बेसिक फर्क है, इसको समझिए। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें केवल वर्ड्स हो, एक्चुअल मैग्नीट्यूड नहीं हो। जैसे बहुत तेज की आंधी आई, आज बड़ी जोरों की बारिश हुई, बाबू खूब मन लगाकर पढ़ो, जमीन बहुत महंगा हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है,
बोरा बहुत भारी था, कहीं भी उसके मैग्नीट्यूड का कोई परफेक्ट आइडिया नहीं होता है। उसी की जगह हम लोग कहें कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हवा चली, जिसके चलते आंधी ने काफ़ी नुकसान किया। आज एक दिन में 15 मिलीमीटर बारिश हुई, जो इस साल में सबसे अधिक है एक दिन में। आज का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए आज बहुत गर्मी है। बोरा में 50 केजी चावल था, इसलिए वह बहुत भारी लगा। बस 100 किलोमीटर के रफ्तार से भागी जा रही थी, बहुत तेज़ी से भागी जा रही थी। तो जब हम मैग्नीट्यूड के साथ करते हैं तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, और जब हम विदाउट मैग्नीट्यूड करते हैं तो उसको कहते हैं गुणात्मक या क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। तो क्वालिटेटिवली रिएक्शन, rate of reaction can be expressed qualitatively as फास्ट रिएक्शंस। किसी चीज़ का फास्ट होने का मतलब होता है कि हमारा जो माइंड सेट है उस काम के लिए उससे कम समय लगा तो कहते हैं फास्ट। जैसे अगर हमारा कंसेप्ट ये है कि बैंक में जाते हैं, काम होने में, पैसे निकालने में मोटा मोटी 1 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए किसी दिन यह 15 मिनट में होता है, तो आप कहते हैं कि बैंक में काम आज बड़ा फास्ट हुआ। वही अगर 3-4 घंटे लग जाएगा तो हम लोग कहते हैं आज बैंक में कामकाज बहुत स्लो हुआ। और अगर जो हमारे मन में था कि 1 घंटे में हो जाएगा, हो गया, तो हम ऐसी कोई चर्चा नहीं करते हैं और कहते हैं कि मॉडरेटली माने काम हुआ। फास्ट रिएक्शंस which occur instantly, रिएक्टेंट्स को मिलाने से तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाए। जैसे किसी स्ट्रॉन्ग बेस को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में डालें तो पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाता है। जैसे आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में दूसरा आयनिक कंपाउंड अगर डालें तो पलक झपकते ही रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसके होने के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसको कहेंगे फास्ट रिएक्शंस। तो किसी भी काम के होने में जो हमारा माइंड सेट है उतना में हो जाए तो कहेंगे फास्ट रिएक्शंस। और अगर जितना माइंड सेट है वो उसके टाइप में हुआ तो हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट रिएक्शंस which do not occur instantly but occur at significant rate, जिसका महत्व हो रेट। जैसे फोटोसिंथेसिस, in plants, digestion of food in our body, जैसे कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शंस जो पलक झपकते तो नहीं होता है,
लेकिन जिसके लिए बहुत लंबा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मॉडरेट रिएक्शंस। और स्लो रिएक्शंस का मतलब हुआ वैसे रिएक्शंस जो कि काफ़ी धीरे धीरे होता है, स्लो रिएक्शंस। जैसे रस्टिंग ऑफ नियरली प्योर आयरन सैंपल। आयरन में इम्प्यूरिटीज ज़्यादा होने से उसका रेट ऑफ रस्टिंग बढ़ जाता है, इसलिए लगभग प्योर अगर आयरन सैंपल है तो उसमें रस्टिंग काफ़ी धीरे धीरे होता है। जिसको हम लोग ऐसे रिएक्शंस को कहेंगे स्लो रिएक्शंस। लेकिन क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन चाहे जहाँ कहीं भी हो, हम अपने बच्चे को कहते हैं खूब मन लगा के पढ़ो। अब इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। उसके जगह अगर हम कहें कि बाबू 8 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करो, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड के साथ। तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज वेग। वेग का मतलब अस्पष्ट, नॉट क्लियर, जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एज इट गिव्स नो कंसेप्ट ऑफ actual magnitude. Hence, it is better to express a rate of chemical reactions क्वांटिटेटिवली। इसलिए यह बेहतर है कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करें। अब रिएक्शन के समय क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज करता है। With elapse of time, reactants are changed into products. With elapse of time, reactants are changed into products. Quantitatively, rate of reaction can be expressed in terms of change in मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन of any reactant or any product. That is, in terms of rate of change in मोलर कंसंट्रेशन में चेंज। अब समय के साथ साथ रिएक्टेंट्स खर्च होता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब रिएक्टेंट्स डिसअपियर व्हाइल प्रोडक्ट्स अपीयर।
ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि with elapse of time reactants have decreased in concentration. Reactants have decreased in their molar concentrations. उनके मोलर कंसंट्रेशन में कमी आती है। While products have increase in their molar concentrations, के मोलर कंसंट्रेशन में समय के साथ साथ इंक्रीज होता है। प्रोडक्ट्स के लिए इंक्रीज और रिएक्टेंट्स के लिए डिक्रीज। दैट इज reactants disappear while products appear. समय बीतने के साथ साथ रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में कमी होती है, अर्थात रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होते जाता है, जबकि प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है, इसलिए प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ disappearance of any reactant or in terms of rate of appearance of any product. Hence, we can express the rate of chemical reaction in terms of rate of disappearance of any reactant or in terms of rate of appearance of any प्रोडक्ट। हम बात को समझे कि रिएक्टेंट समय के साथ साथ खर्च होता है, उसके कंसंट्रेशन में कमी आती है, जबकि प्रोडक्ट्स समय के साथ साथ बनता है, उसके कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है। अर्थात रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होते हैं जबकि प्रोडक्ट्स अपीयर होता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को किसी रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के टर्म में या किसी प्रोडक्ट के अपीयरेंस के टर्म में व्यक्त किया जा सकता है। आइए अब हम लोग देखें एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन। Let us consider a general hypothetical मतलब काल्पनिक केमिकल रिएक्शन जिसमें रियल स्पीसीज को नहीं दिखा करके सिंबॉलिक टर्म में व्यक्त करते हैं, जो कि रियल सिंबल नहीं है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल या टाइम इलैप्स्ड, जितने समय के बाद हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं। डेल्टा ए
decrease in molar concentration of A, delta B decrease in molar concentration of B, delta C अब प्रोडक्ट है, increase in molar concentration of C, delta D increase in molar concentration of D। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A एंड B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड D। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ disappearance of A बराबर डेल्टा A बाई डेल्टा T। रेट ऑफ disappearance of B, डेल्टा B बाई डेल्टा T। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C बराबर डेल्टा C बाई डेल्टा T। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, डेल्टा D बाई डेल्टा T। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा डेल्टा A बाई डेल्टा T बराबर होगा डेल्टा B बाई डेल्टा T बराबर होगा डेल्टा C बाई डेल्टा T बराबर होगा डेल्टा D बाई डेल्टा T। अब यहाँ तो हम लोग डिसअपियरेंस और अपीयरेंस वर्ड से लिखे हैं, लेकिन जब एक्सप्रेशन में व्यक्त करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे कि कौन डिसअपियर हो रहा है, कौन अपीयर हो रहा है, किसका कंसंट्रेशन घट रहा है, किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि समय के साथ साथ कंसंट्रेशन घटेगा किसका? रिएक्टेंट का। इसलिए उसके पहले माइनस साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट्स के पीछे हम लोग प्रोडक्ट्स के रेट ऑफ अपीयरेंस को दिखाने के लिए उसके साथ प्लस साइन लगाएंगे, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन indicates disappearance और disappearance किसका होगा? reactants and positive sign indicates appearance of products। तो इस तरह से हम लोग रेट के लिए जो एक्सप्रेशन होगा उसको देख करके ये समझ सकते हैं कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लें हम लोग, कुछ रियल एग्जाम्पल, जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड
जब डिकम्पोज करता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 बनता है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T। यही अगर PCl3 और Cl2 के रिएक्शन से PCl5 के फॉर्मेशन के लिए लिखा रहेगा तो रेट बराबर माइनस डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा T। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को हटा भी दें तो भी इस एक्सप्रेशन को देख करके कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसको अगर हटा दें तो भी कह सकते हैं कि इसमें PCl5 टूट करके Cl2 और क्लोरीन बना रहा है। अगर इस इक्वेशन को हटा भी दें तो हम लोग कह सकते हैं कि PCl3 और Cl2 खर्च हो करके आपस में कंबाइन करके PCl5 बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग रेट के एक्सप्रेशन से ये समझ सकते हैं कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट है। चलिए अभी तक हम लोग देखे वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें सब में एक मोल था। जैसे यहाँ PCl5 1 मोल से PCl3 1 मोल, क्लोरीन 1 मोल, जैसे PCl3 का 1 मोल Cl2 के 1 मोल मिलकर के PCl5 का 1 मोल। इसी तरह से और भी रिएक्शंस, जैसे मान लें कि मीथेन का रिएक्शन हैलोजन से, हैलो मीथेन प्लस HCl। तो रेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं, रेट बराबर या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डेल्टा CH4 बाई डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T माइनस, अब आइए प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो डेल्टा CH3Cl बाई डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा HCl बाई डेल्टा T। यहाँ भी मोलर कॉफिशिएंट क्या है, 1 1 1, सबका मोलर कॉफिशिएंट समान है और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। लेकिन सभी केमिकल रिएक्शंस में तो ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग आइए कुछ ऐसा रिएक्शन देखें जिसमें कि मोलर कॉफिशिएंट वैरी करता हो। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, ये सभी कंपोनेंट्स का इन all the above examples all the components of reaction have same molar coefficient। सबका मोलर कॉफिशिएंट सेम है एंड इट इज 1 मोल ईच। नाउ लेट अस कंसिडर the chemical reactions
having different molar coefficients। अब ऐसे रिएक्शंस हम लोग देखें जिसमें मोलर कॉफिशिएंट्स अलग अलग हो। बहुत सिंपल एग्जांपल पहले ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और हैलोजन का रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ कॉफिशिएंट है 2, यहाँ कॉफिशिएंट है 1, यहाँ कॉफिशिएंट है 1। डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा एच टू डिक्रीज इन मोलर concentration of H2, delta Cl2 decrease in molar concentration of Cl2, delta HCl increase in molar concentration of HCl। ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन में जो रेशियो है, जो मोल का रेशियो है उस पर ध्यान दें, जिसको हम लोग कहेंगे केमिकल स्टोइकियोमेट्री। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, delta H2 by delta T, rate of disappearance of Cl2, delta Cl2 by delta T, rate of appearance of HCl, rate of appearance of HCl बराबर डेल्टा HCl बाई डेल्टा T। अब यहाँ से देखिए, जितना देर में H2 का 1 मोल खर्च होता है, Cl2 का भी 1 ही मोल खर्च हो रहा है, लेकिन उतने ही देर में HCl का 2 मोल बन रहा है। इसलिए फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, या स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री आनुपातिकता ऑफ द रिएक्शन, वी फाइंड, हम लोग क्या पाते हैं कि डेल्टा H2 बाई डेल्टा T का मान बराबर है डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T के, लेकिन HCl के बनने का रेट 2 गुना है डेल्टा H2 बाई डेल्टा T से, या 2 गुना है डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और Cl2 दोनों बराबर है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HCl H2 के रिस्पेक्ट में 2 गुना है, या कहें तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 2 गुना है। तो मन में लग सकता है कि अगर अब इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग भी सोच लेते हैं। Hence it seems, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है
that the rate of reaction would have different values, अलग अलग मान हो सकते हैं। पहला, if expressed in terms of rate of disappearance of H2 or Cl2, और दूसरा, if expressed in terms of rate of appearance of HCl। ऐसा हम लोगों को लग रहा है क्योंकि HCl के बनने का रेट डबल है, दोगुना है H2 और Cl2 के खर्च होने से, तो ऐसा लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। किसी भी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए ओवरऑल रेट का एक ही मान होता है, यूनिक वैल्यू होता है, और वह यूनिक वैल्यू किसके बराबर होता है? उस कंपोनेंट के रेट के बराबर जिसका लिस्ट रेट है। खैर, पर इस क्लास में हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेट का मान अलग अलग आएगा, लेकिन इतना समझ लें कि ऐसा केवल प्रतीत होता है, रियलिटी नहीं है।